भारतीय रेलवे ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा है। एक पक्की, इज्जतदार सरकारी नौकरी का सपना। और आज हम उसी सपने की तरफ जाने वाले रास्ते की हर बारीकी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने ग्रुप डी यानी लेवल 1 पदों के लिए 2026 की भर्ती का दरवाजा खोल दिया है। और जो वैकेंसी का नंबर है वो सच में काफी बड़ा है, लगभग 22,000। सटीक कहूं तो 21,997 पद। तो आज हम एक तरह से एक सफर पर चलेंगे। ये सफर शुरू होता है एक सपने से और इसका हर पड़ाव हम साथ मिलकर पार करेंगे, फॉर्म भरने से लेकर मेडिकल जांच तक। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये जो 21,997 पद हैं, ये कहाँ हैं? जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में सबसे ज्यादा 3,148 पद हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में भी 3,537 पद हैं। यहीं पर मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक उम्मीदवार के लिए पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला है। उन्हें सिर्फ एक जोन चुनने का मौका मिलता है ना? तो ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये फैसला है कि वो अगले 30-40 साल देश के किस कोने में गुजारना चाहते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है, पर क्या ज्यादातर लोग इतना सोचते हैं या बस ये देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ ज्यादा है या कट ऑफ कहाँ कम जाने की उम्मीद है? बिल्कुल, और यही सबसे आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए, ट्रांसफर बाद में देखेंगे। लेकिन रेलवे में ट्रांसफर वो इतना आसान नहीं होता है। तो फॉर्म भरने से पहले अगर कोई सिर्फ 5 मिनट रुककर ये सोच ले कि क्या मैं सच में गुवाहाटी या चेन्नई में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा। वाह, मतलब ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, एक तरह का लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा। तो अगर किसी ने अपना जोन तय कर लिया है, तो उन्हें किन तारीखों का ध्यान रखना होगा? तारीखें बहुत सीधी हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। ओके। और ये चलेंगे 2 मार्च 2026 तक, मतलब लगभग 1 महीने का समय है। और फीस जमा करने के लिए? उसके लिए 2 दिन और मिलेंगे, 4 मार्च 2026 तक। और अक्सर फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, छोटी मोटी गलती। हाँ, होती है, और रेलवे ने इसका ध्यान रखा है। 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक एक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। अच्छा, तो ये गलतियां सुधारने का आखिरी मौका होगा? जी, इसके बाद जैसा कहते हैं ना, गाड़ी छूट जाएगी, कोई बदलाव मुमकिन नहीं। ठीक है, तो तारीखें नोट कर ली। अब आते हैं पैसे की बात पर। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपए है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर उम्मीदवार पहली स्टेज की परीक्षा यानी सीवीटी में बैठते हैं, तो इस 500 रुपए में से 400 रुपए वापस आ जाएंगे। जी। और एससी, एसटी, महिला, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो और भी अच्छी खबर है। उनके लिए फीस है 250 रुपए और परीक्षा में बैठने पर ये पूरी की पूरी रकम वापस। ये रिफंड वाली बात दिलचस्प है। इसके पीछे रेलवे की क्या सोच हो सकती है? इसका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, रेलवे को हर साल लाखों आवेदन मिलते हैं और उनमें से कई लोग तो परीक्षा देने ही नहीं आते। इससे उनके संसाधन बर्बाद होते हैं। सही बात है। तो ये रिफंड पॉलिसी एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये सिर्फ गंभीर उम्मीदवारों को बुलाने का एक तरीका है। मतलब अगर आप गंभीर हैं तो आपका पैसा लगभग मुफ्त है, अगर नहीं तो ये फीस आपके गैर गंभीर होने की कीमत है। मतलब भीड़ कम करो और क्वालिटी पर ध्यान दो। लेकिन इस रिफंड को पाने के लिए किसी खास बात का ध्यान रखना होगा? एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी बात है। ये रिफंड उसी बैंक खाते में आएगा जिसकी जानकारी फॉर्म में दी गई हो। अच्छा। तो अगर अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में एक भी अंक की गलती हुई तो रिफंड अटक सकता है। इसलिए डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी होगी। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है कि क्या मैं इस नौकरी के लायक हूँ? कौन कौन आवेदन कर सकता है? पढ़ाई लिखाई क्या चाहिए? योग्यता बहुत सरल रखी गई है। उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, या अगर 10वीं पास नहीं है तो उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एनसीवीटी से मिला नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यहाँ एक सवाल उठता है, कई बार छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, क्या वे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये साफ लिखा है कि आवेदन की आखिरी तारीख यानी 2 मार्च 2026 तक उम्मीदवार के हाथ में उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अवेटिंग रिजल्ट्स वाले नहीं चलेंगे? नहीं। और यहीं पर एक और बड़ी खबर है जो कई लोगों को चौंका सकती है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये एक विवादास्पद लेकिन सोचा समझा कदम लगता है।
इसके पीछे सोच ये हो सकती है कि जो ओवर क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं, जैसे इंजीनियर्स, वो अक्सर इन नौकरियों को बस एक स्टॉप गैप की तरह देखते हैं। मतलब एक पड़ाव की तरह। जी, जैसे ही उन्हें कोई बेहतर मौका मिलता है, वो नौकरी छोड़ देते हैं। इससे रेलवे का भर्ती और ट्रेनिंग का खर्च बर्बाद होता है। अच्छा, तो ये कदम शायद उन्हीं लोगों को मौका देने के लिए है जो इस नौकरी को अपना लंबा करियर बनाना चाहते हैं। शायद यही वजह है। दिलचस्प विश्लेषण है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र की एक सीमा क्या है? 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल न्यूनतम 18। और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए। क्या इसमें कोई छूट भी है? हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से छूट है। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी वो 36 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और SC/ST उम्मीदवारों के लिए? उनके लिए 5 साल की छूट है, यानी वो 38 साल की उम्र तक भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई उम्मीदवार इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो उसका अगला सवाल होगा, मुझे करना क्या होगा? चलिए इस भर्ती प्रक्रिया के नक्शे को खोलकर देखते हैं। इस पूरे सफर को 4 मुख्य पड़ावों में बांटा गया है। 4 पड़ाव। पहला है CBT, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। हाँ। दूसरा PET, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। तीसरा पड़ाव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आखिरी मंजिल है मेडिकल जांच। तो एक तरह से 2 परीक्षाएं हैं, एक दिमागी ताकत की और दूसरी शारीरिक ताकत की। बिल्कुल, और ये क्रम बहुत तार्किक है। पहले ज्ञान, फिर फिटनेस, फिर कागजात की सच्चाई और अंत में मेडिकल फिटनेस। हर चरण एक फिल्टर की तरह है। जी, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार को आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। चलिए, तो पहले और सबसे बड़े फिल्टर यानी CBT परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये परीक्षा 90 मिनट की होगी, मतलब 1.5 घंटा। 90 मिनट, 100 सवाल। जी, 100 सवाल। और इन 100 सवालों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा वजन 30 सवाल जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। इसके बाद 25-25 सवाल जनरल साइंस और गणित के। और आखिर में 20 सवाल जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से। यहाँ जो बात हर उम्मीदवार को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लेनी चाहिए, वो है नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर एक गलत जवाब के लिए 13 अंक काटा जाएगा। 1 मिनट 13, 1/3। जी, 13। ये तो बहुत सख्त है। ज्यादातर परीक्षाओं में तो ये 14 होती है। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि आपके 3 गलत जवाब आपका एक सही जवाब भी ले डूबेंगे। मतलब तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। रेलवे यहाँ साफ संकेत दे रहा है कि उन्हें सटीकता चाहिए, सिर्फ गति नहीं। और अगर सिलेबस की बात करें तो क्या बहुत मुश्किल होगा? नहीं, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस 10वीं कक्षा का स्तर का है। गणित में वही BODMS, अनुपात, प्रतिशत। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी, वही बेसिक सिद्धांत जो हमने स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ने दिन रात मेहनत करके CBT की ये दिमागी लड़ाई जीत ली। अब उसके सामने अगली चुनौती क्या होगी? अगली चुनौती है मैदान में उतरने की, PET, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और इसके नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हैं। अच्छा, पुरुष उम्मीदवारों को 2 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, 35 किलो वजन उठाकर बिना नीचे रखे 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है। 35 किलो? अरे बाप रे, ये तो लगभग एक भरे हुए गैस सिलेंडर जितना होता है। हाँ, आप कह सकते हैं ये सिर्फ ताकत का नहीं, स्टैमिना का भी टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट? दूसरा टेस्ट है दौड़ का। 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और महिला उम्मीदवारों के लिए क्या शर्तें हैं? उनके लिए वजन की शर्त थोड़ी आसान है। उन्हें 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। और दौड़? दौड़ के लिए उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो क्या इन टेस्ट के नंबर भी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। PET सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब सिर्फ पास करना है, टॉप नहीं करना। जी, मेरिट लिस्ट सिर्फ CBT में मिले नंबरों के आधार पर ही बनेगी। क्या इसमें किसी को कोई छूट भी मिलती है? हाँ, 2 तरह के उम्मीदवारों को इसमें पूरी छूट है। दिव्यांग उम्मीदवारों और जिन लोगों ने रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप की है, उन्हें ये टेस्ट नहीं देना होगा। तो जो दिमागी और शारीरिक दोनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, वे पहुंचते हैं आखिरी दौर में। इसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त होते हैं ना? हाँ, और यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो बहुतों को नहीं पता होगी और ये किसी का सपना तोड़ सकती है। ये आंखों की रोशनी से जुड़ी है। आंखों की रोशनी? जी, जिन उम्मीदवारों ने अपनी नज़र ठीक कराने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई है, वे कुछ खास पदों के लिए अयोग्य माने जा सकते हैं। 1 मिनट, क्या मतलब कोई अपनी नजर ठीक कराने के लिए एक आम सी सर्जरी कराए
और वो रेलवे की नौकरी से बाहर हो जाए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ पद जैसे पॉइंट्समैन उनके लिए A2 जैसे टॉप मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। इन स्टैंडर्ड्स में शर्त होती है कि उम्मीदवार की नज़र बिना चश्मे के 6/9 हो। अच्छा। पर लैसिक सर्जरी के बाद नज़र भले ही ठीक हो जाए, लेकिन उसे प्राकृतिक नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे उम्मीदवार इन हाई स्टैंडर्ड वाले पदों के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, आखिर में फॉर्म भरते समय कुछ प्रैक्टिकल चीजों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे फोटो और सिग्नेचर। बिल्कुल। हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो। साथ ही अपना सिग्नेचर काले पेन से करके उसे स्कैन करना होगा। और फोन नंबर और ईमेल आईडी? वो सबसे ज़रूरी है। अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही दें जो हमेशा चालू रहता हो। रेलवे अब चिट्ठियां नहीं भेजता, सब कुछ अब SMS और ईमेल पर ही आता है। तो ये थी RRB ग्रुप डी 2026 भर्ती की पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक। 21,997 पद, 31 जनवरी से शुरू हो रहे आवेदन, 4 पड़ावों का सफर, सब कुछ अब साफ है। जी, तैयारी में जी जान से जुटने का यही सही समय है। अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। फॉर्म भरते समय सिर्फ ये ना सोचें कि नौकरी पानी है, ये भी सोचें कि आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि जोन का चुनाव सिर्फ आपके करियर पर नहीं, बल्कि आपकी भाषा, आपकी दोस्ती, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके पूरे जीवन पर असर डालेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये फैसला भी उतनी ही गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे।